जय हिंद दोस्तों। डीसी जनरेटर के हमने इससे पहले जो सीरीज है और शंट है, कंपाउंड है, कम्युलेटिव है, डिफरेंशियल है और उसमें शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था पिछले ही वीडियो में। अब इस जनित्र के जो लॉसेस होते हैं, जो हानियाँ होती हैं, उन हानियों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चूँकि इसमें धारा का जब प्रवाह होगा तो उसमें लॉसेस तो होगा ही। कोई भी यंत्र हो गया या तो फिर मशीन हो गई, उसमें जब धारा का प्रवाह होगा तो उसमें हीट होगी, हीट की वजह से लॉसेस तो होगा ही। तो इसमें देखते हैं कि कैसे लॉसेस हमको पढ़ने को मिलते हैं और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से लॉसेस इम्पोर्टेंट होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उन लॉसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि डीसी जनित्र में कौन कौन सी लॉसेस होती हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा डीसी जनरेटर में हानियाँ कहे तो लॉसेस। तो डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में जो वहाँ पास कापर लगे हैं, चाहे आर्मेचर में हो और चाहे फील्ड में हो, जो कापर लगे हैं तो उन कापर में क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा, उसमें लोड बढ़ेगा तो क्या होगी, वह कॉइल में आई स्क्वायर हानि होगी, आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा। तो उसमें धारा का जब प्रवाह होगा तो हीट होगा, हीट होने की वजह से वो आखिर एनर्जी उसको मिल कहाँ से रही है, जो आर्मेचर में उत्पन्न हुई है ईएमएफ या फिर जो धारा, तो उसी में से तो लेगी ना। जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हुई है, जो हमने उत्पन्न किया है, तो वो जो एक लॉसेस के रूप में एक एनर्जी को वो उसमें एनर्जी में कहे तो कन्वर्ट कर रहा, तो वो एनर्जी आखिर तो हमारी जो ईएमएफ उत्पन्न किए हैं वही तो एनर्जी है ना। तो उसको क्या कर रहा, व्यर्थ में वो आई स्क्वायर आर कहे तो हीट में परिवर्तित कर रहा है, तो वो लॉस हो जाएगी। वो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस होगा। वो तो अपना काम कर रहा कि उसका काम ही है कि वो हीट में परिवर्तन करेगा, लेकिन वहाँ पास हम हीट में परिवर्तन करने के लिए थोड़ी नहीं बनाए हैं। वो हीटर की यूज हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हीटर का यूज वहाँ पास हम नहीं करना चाहते हैं। वो तो अपने आप ही प्रतिरोध है, उसमें धारा का रुकावट आ रहा, उसके वजह से उसमें हानि हो रही, तो वो लॉस कर रहा है। लेकिन हमारा वहाँ पास कॉपर लगाने का मकसद ये नहीं कि उसको हम हीट में परिवर्तित करें, बल्कि ये है कि उसका जो तरीका हम चाहते हैं वो तरीके से हम उसको यूज करें। तो यहाँ पास जो कॉपर लॉस होगी, पहली जो लॉस होती है तो इसमें कॉपर लॉस होगी। पहली लॉस कॉपर लॉस, बोले तो ताम्र हानि। तो इसमें ताम्र हानि होती है। तो ताम्र हानि, ये जो ताम्र हानि होती है आर्मेचर में, जो ताम्र हानि होती है तो कुल हानि का कितना प्रतिशत होती है। तो जो ताम्र हानि होती है तो कुल हानि का कितना प्रतिशत होती है, तो यह 30 से 40% होती है। जो ताम्र हानि है तो कुल हानि का 30 से 40% होती है। कितनी होती है, कुल हानि का 30 से 40% होती है। जो आर्मेचर में ताम्र हानि है तो कुल हानि का कितना होता है, 30 से 40% होती है। अब बताइए, आर्मेचर में जो कॉपर लगाए हैं हम, तो कॉपर में यहाँ पास कॉपर है, देख लेते हैं कि ये आर्मेचर हो गया और आर्मेचर है कॉपर हो गया। ओके, यहाँ पास हमने एक और सीरीज बाइंडिंग भी लगाते हैं, तो उस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पास तो शंट हो गई, ठीक है, शंट हो गई। अब यहाँ हमने क्या किया, लोड को लगा दिया, तो यह आर्मेचर हो गई। आर्मेचर में क्या है, कॉपर है, इसी के साथ में हमने यहाँ पास सीरीज जोड़ दिया है। तो जब यहाँ पास हम लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ से धारा सीधे प्रवाहित होगी, यही धारा इधर से गुजरेगी, यही धारा इधर से गुजरेगी, इधर से गुजरेगी। लोड बढ़ाएंगे तो धारा का क्या होगा,
जो गुजरने की क्रिया है वो बढ़ती जाएगी क्रमशः। तो जो बढ़ जाएगी तो वो आर्मेचर से ही गुजरेगी। तो वो आर्मेचर में क्या होगी, धारा हम बढ़ाएंगे तो आर्मेचर में ज़्यादा लोड पड़ेगा, लोड को कम करेंगे तो आर्मेचर में कम लोड पड़ेगा। तो इसको कह सकते हैं कि यह जो हानि है तो एक ऐसी है, लोड बढ़ाने पर बढ़ रही, लोड घटाने पर घट रही। तो यह एक प्रकार से परिवर्ती हानि हो गई, परिवर्ती हानि हो गई। तो इस हानि को हम परिवर्ती हानि बोलते हैं। तो जो आर्मेचर हानि होती है यह कैसी हानि होती है, यह परिवर्ती हानि होती है, स्थिर हानि नहीं है, स्थिर हानि नहीं है, यह परिवर्ती हानि है। क्योंकि हम लोड घटा और बढ़ा रहे हैं तो यह परिवर्तित हो रही, इसमें धारा की दर परिवर्तित हो रही, कम हो रही, ज़्यादा हो रही, ज़्यादा धारा जाएगी तो ज़्यादा लॉसेस होगा। तो यह एक प्रकार से कैसी हानि है, यह परिवर्ती हानि है। तो यहाँ पास लिखते हैं यह कैसी हानि है, यह परिवर्ती हानि है। तो जो कॉपर लॉस है यह कैसी हानि है, यह परिवर्ती हानि है। परिवर्ती बोले तो वेरिएबल, वेरिएबल कैसा है, लॉस है, परिवर्ती हानि है। ओके, अब जो हम देखते हैं कि कॉपर ब्रश हो गया, सॉरी ये कॉपर होगी, ताम्र हानि हो गई। अब इस ताम्र हानि में हम एक हानि को और जोड़ते हैं, वो कौन सी हानि हो गई, यहाँ पास हो गया हमारा कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर हो गया। अब कम्यूटेटर और यहाँ पास हमारा रहता है क्या, ब्रश रहता है। तो ये ब्रश हो गया और यहाँ पास भी क्या हो गया, यह ब्रश हो गया। तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो थोड़ा सा गैप बचेगा, गैप बचेगा मतलब वहाँ पास एयर बचेगी, हवा बचेगी। तो उस हवा में क्या धारा प्रवाहित होगी, हवा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। हाई डेंसिटी की, हाई मान की धारा है तो बात अलग है, वह थोड़े जैसे 765 400 kV इन सभी जगहों पर थोड़े से भी जगह में भी धारा का प्रवाह होने लगता है एयर में ही। लेकिन यहाँ पास उतनी ज़्यादा वोल्टेज नहीं है, धारा का मान नहीं है, तो वो प्रवाहित नहीं होगी। तो फिर यहाँ पास जो थोड़ा सा हमारा ये थोड़ा सा एयर जो बच रहा है उसके बीच में जो एयर बचेगा तो वहाँ पास स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी। एक बार कनेक्टिविटी थोड़ी सी जुड़ेगी, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो, मतलब थोड़ी सी वह कार्बन ब्रश क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा तो उसके बीच में एयर आएगी। चूँकि यहीं से तो धारा प्रवाहित हो रही ना, आर्मेचर में जो धारा उत्पन्न हुई है तो एसी में डीसी जो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में थोड़ा सा संपर्क होगा तो उसमें एयर भी आ सकती है, उसके बीच में हवा भी आ सकती है। तो उस हवा के वजह से जो स्पार्किंग होगी, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस के बीच में हवा के वजह से, वायु के वजह से जो स्पार्किंग होगी तो उस स्पार्किंग होगी तो वो भी क्या करेगी, धारा का लॉस करेगी, एनर्जी का लॉस करेगी। स्पार्किंग कहाँ से होगी, उसको तो स्पार्किंग होने के लिए एनर्जी चाहिए ना कहीं से, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है वहीं से लेगी ना एनर्जी। तो उस एनर्जी को क्या करेगी, वह लॉस करेगी। कैसे, स्पार्किंग के रूप में। तो वो भी जो स्पार्किंग के रूप में हमारी लॉस हो रही एनर्जी तो उसको हम कॉपर लॉस में ही ऐड करते हैं, उसको हम कॉपर लॉस में ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि जो कॉपर लॉस हो गई तो इसको हम ए मान लेते हैं कि ये पहली लॉस हो गई। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, यह पहली लॉस हो गई। और यहाँ पास इसको बी मान लेते हैं, जो हम समझने के लिए बी मान लेते हैं। तो बी में क्या, कम्यूटेटर, बी में क्या हम ले लेते हैं, कम्यूटेटर, एंड कार्बन ब्रश के बीच में वायु के कारण स्पार्किंग, वायु के कारण क्या होती है, वायु के कारण होती है स्पार्किंग वायु के कारण स्पार्किंग होती है। तो यह जो लॉस है तो किस लॉस में आ जाएगा, कॉपर लॉस में आ जाएगा। तो ये लॉस किस में आ जाएगा, कॉपर लॉस में आ जाएगा। अब यहाँ पास कॉपर और कहाँ लगा है, कॉपर और कहाँ लगा है,
तो हम यहाँ पास सी ले लेते हैं। कॉपर और कहाँ लगा है, तो हम देखते हैं कि आर्मेचर में कॉपर तो लगा ही है, लेकिन यहाँ पास श्रेणी में भी कॉपर लगा है। कहाँ लगा है, श्रेणी में बोले तो फील्ड में बोले तो हमारा जो शंट होता है और सीरीज होता है, उन दोनों जगह पर क्या लगा है, कॉपर लगा है। चूँकि हम कॉपर लॉस पढ़ रहे हैं, तो हमने आर्मेचर की बात किया है यहाँ पास। तो आर्मेचर में क्या है, परिवर्ती हानि है। आर्मेचर में परिवर्ती हानि है, कॉपर की ही परिवर्ती हानि है। दूसरा, हमने कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस के बीच में जो स्पार्किंग हुई, उसकी जो हानि हुई, तो उस हानि को भी हमने कॉपर लॉस में जोड़ दिया। अब यहाँ पास कॉपर लॉस की बात करें तो और कॉपर कहाँ होगा, तो हमारा ये क्या है, कम्यूटेटर है और यहाँ पास आर्मेचर है। आर्मेचर का पूरा सेट है। अब इस आर्मेचर के सेट में हमने यहाँ पास सीरीज बाइंडिंग भी जोड़ दिया। अब सीरीज बाइंडिंग के समांतर में हम जोड़ते हैं क्या, शंट बाइंडिंग जोड़ते हैं। तो ये बाइंडिंग है, तो इसमें भी आर्मेचर तो लगा है, तो आर्मेचर हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, लोड को जोड़ देते हैं। यहाँ हम लोड को जोड़ देते हैं, तो लोड को जोड़ने पर क्या होगा, परिवर्ती लोड लगा लेते हैं। लोड को जोड़ दिए। अब देखेंगे कि यहाँ पास लोड को जब हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यह आर्मेचर में धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। जब लोड को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आर्मेचर में धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो आर्मेचर के ठीक श्रेणी में जो लगा है ये फील्ड वाइंडिंग, श्रेणी वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग जो आर्मेचर के श्रेणी में लगी है, सीरीज में लगी है, तो इसमें जब धारा का मान परिवर्तित होगा, कम ज़्यादा होगा, तो वही धारा हमारी इस फील्ड वाइंडिंग से भी, इस श्रेणी बाइंडिंग से भी हमारी जा रही, तो इसके धारा का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो इसमें जो सीरीज बाइंडिंग होती है, ये कौन सी बाइंडिंग है, ये सीरीज बाइंडिंग है, और यहाँ पास क्या है, शंट बाइंडिंग है। तो आर्मेचर के श्रेणी में सीरीज बाइंडिंग लगी है, तो यह क्या होगी, ये भी परिवर्ती हानि होगी। अब आप कहेंगे कि फिर शंट कैसी हानि होगी, इसके तो श्रेणी में हम देख रहे हैं कोई नहीं लगी है, ये तो सीधे आर्मेचर और इसके श्रेणी वाइंडिंग के समांतर में लगी है। तो समांतर में लगी है तो इसमें धारा का क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसमें जो धारा मिलेगी यह एक स्थिर हानि होगी। कैसी हानि होगी, यह एक स्थिर हानि होगी। इसमें लोड घटाने और बढ़ाने पर इसमें धारा का मान परिवर्तित हो रहा था, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें धारा का मान का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर यहाँ पास जो लॉस होगा तो वो लॉस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह स्थिर हानि होगी। और एक ऐसी होगी वेरिएबल हानि होगी, परिवर्ती हानि होगी, और ये कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, स्थिर हानि होगी। तो इसमें जो हम फील्ड वाइंडिंग में हानि पढ़ते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, फील्ड वाइंडिंग में जो हानि पढ़ते हैं तो जो शंट होता है तो यह एक स्थिर हानि होती है, और जो सीरीज हानि होती है यह कैसी हानि होती है, परिवर्ती हानि होती है। बात रही आर्मेचर की, तो आर्मेचर के बारे में मैं लिख चुका हूँ, तो इसको हम यहाँ पास लिखते हैं। सी नंबर को हम फील्ड वाइंडिंग मान लेते हैं। ये कैसे इसको पढ़ते हैं, इसको हम फील्ड बाइंडिंग। तो फील्ड बाइंडिंग में क्या है, फील्ड बाइंडिंग में जो फील्ड बाइंडिंग होती है तो कुल हानि का यह 20 से 30% होती है। ये डाटा आपको याद रखना है, ये डाटा सीधे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 20 से 30% कुल हानि होती है किसकी, फील्ड बाइंडिंग की। आर्मेचर की कितनी होती है, 30 से 40% होती है। तो यहाँ पास हम देख लेते हैं कि शंट फील्ड बाइंडिंग कितना होता है, शंट फील्ड बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग जो होती है तो स्थिर बाइंडिंग होती है कि यह परिवर्ती हानि होती है, बताइए। तो यह होती है हमारी स्थिर होती है। कैसी होती है, स्थिर होती है, चूँकि यह समांतर में लगा है। स्थिर हानि, क्षति भी बोलते हैं इसको, हानि को कहीं कहीं क्षति भी लिख के देगा आपको, तो इसको कांस्टेंट लॉस, तो ये हो गया कांस्टेंट लॉस। अब यहाँ पास जो सीरीज होगी, सीरीज फील्ड, यहाँ पास बाइंडिंग नहीं हानि लिखते हैं ना, अधिक बेटर रहेगा। बाइंडिंग में ही हानि होगी लेकिन हानि लिखते हैं, लॉसेस लिखते हैं।
लॉसेस। तो सीरीज में जो होगी, तो सीरीज में लोड परिवर्तन के कारण क्या होगी, इसमें धारा भी परिवर्तित होगी, क्योंकि आर्मेचर के श्रेणी में लगा है, सीरीज में लगा है। तो फिर यह कैसी हानि होगी, स्थिर होगी कि परिवर्ती हानि होगी, तो यह परिवर्ती हानि होगी, यह परिवर्ती हानि होगी, कहें तो वेरिएबल लॉसेस होगा। ये कैसे लॉसेस होगा, वेरिएबल लॉसेस होगा। तो इसमें हमने अभी देखा किसका, आर्मेचर और यहाँ पास फील्ड और कम्यूटेटर कार्बन ब्रशेस के बीच की हानि। तो इसमें कॉपर लॉसेस इतने देखने को हमको मिलते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो होगा हमारा, तो हमने आर्मेचर हानि को पढ़ लिया। आर्मेचर हानि के अलावा भी और भी दो हानियां होती है। आर्मेचर हानि के अलावा भी, कॉपर लॉस के अलावा भी और दो हानि होती है। तो कॉपर लॉस के अलावा और कौन सी हानि होती है, तो हमारी एक होती है आयरन लॉस। कॉपर लॉस के अलावा जो दूसरी हानि है वो हानि होती है आयरन लॉस। तो यहाँ पास जो हमारी दूसरी हानि है वो होगी आयरन लॉस। आयरन में ही क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनता है। तो इसलिए इसको हम मैग्नेटिक हानि भी बोल सकते हैं, या बोलते भी हैं मैग्नेटिक लॉस, या फिर इसी को बोलते हैं आयरन मतलब लौह, आयरन लॉस को क्या बोलेंगे हम, आयरन लॉस को बोलेंगे लौह क्षति या लौह हानि, और इसी को हम बोलते हैं कोर लॉस, इसी को बोलते हैं कोर लॉस। तो फिर यह कोर लॉस क्या होगी, जो कोर लॉस होती है, तो इसमें जो कुल हानि के कोर लॉस, जो आयरन लॉस, जो मैग्नेटिक लॉस होता है, तो यह कुल हानि का कितना होता है। सबसे पहली बात, यह कुल हानि का कितना होता है, तो यह जो कोर लॉस होता है, तो कुल हानि का 20 से 30% होता है, 20 से 30% होता है, 20 से 30% होता है। अब यह परिवर्ती हानि है कि कांस्टेंट हानि है, यह परिवर्ती हानि है कि कांस्टेंट हानि है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, स्थिर है कि यह परिवर्ती हानि है। तो यह जो कोर में हानि होती है, तो इसमें वोल्टेज के ऊपर यह क्या करती है, डिपेंड करती है, यह वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो फिर वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज इसमें क्या रहेगा, समान रहेगा। तो समान रहेगा मतलब यह पैरेलल में बात करें, जैसे भी बात करें, तो कुल मिला के यह एक प्रकार से क्या होगी, स्थिर हानि होगी। स्थिर हानि होगी, यह कांस्टेंट हानि होगी। कैसी हानि होगी, यह कांस्टेंट हानि होगी, स्थिर हानि, कहें तो कांस्टेंट लॉस, यह कांस्टेंट लॉस होगी, स्थिर हानि होगी। अब जो आयरन होता है, कोर होता है, उसमें मैग्नेट बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमको दो प्रकार से हानि देखने को मिलती है। जो हमने एक हानि पढ़ा था कभी हिस्टैरिसीस, और एक पढ़ा था एडी करंट। तो यह दो हानि हमको इसमें देखने को मिलता है। तो पहला इसमें देखें तो पहले को ए नंबर ले लेते हैं। पहला हम देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो फिर यह हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, तो हिस्टैरिसीस लॉस, यह जो हिस्टैरिसीस लॉस, तो ये जो हमारा डिपेंड करता है। तो इस फार्मूले को देखते हैं, पहले फार्मूले को देखते हैं। W नीटा
बी मैक्सिमम 1.6 फ्रीक्वेंसी स्क्वायर टी स्क्वायर भी वाट। तो यहाँ पास ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये हमारा दर्शाता है हिस्टैरिसीस हानि को, हिस्टैरिसीस लॉस को। और ये जो होता है तो एक पदार्थ होता है, कांस्टेंट होता है, ये नियत होता है, पदार्थ को, मटेरियल को दर्शाता है। अब यहाँ पास जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये पुरानी चीज़ें है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1.6 उसको दर्शाता है। यहाँ पास जो एफ स्क्वायर है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो घूमने की गति है, आर्मेचर के जो घूमने की गति है वो फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पास जो टी है तो टी से थिकनेस, थिकनेस यानी मोटाई, टी से थिकनेस, टी से यहाँ पास थिकनेस होगी, टाइम नहीं समझना है, टी से थिकनेस यानी मोटाई। जो हमने पटलित कोर लिया है, पटलित कोर लिया है उसकी मोटाई। यहाँ पास भी क्या है, वॉल्यूम है, भी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब उसकी आयतन। और यहाँ पास वाटेज, तो कितनी वाटेज की है हानि करेगा। तो यह जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है तो इन फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पास जो कंपोनेंट्स आए हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है ये हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो हिस्टैरिसीस जो लॉसेस होती है तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाते हैं। क्या, सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। यहाँ पास हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने हेतु सिलिकॉन की मात्रा को मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं तो बता रखा हूँ, 3 से 5% तक मिलाते हैं। 3 से सॉफ्ट आयरन में 3 से 5% तक हम क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पास जो दूसरा लॉस होता है तो वो होता है ईडी करंट लॉस, वो होता है ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस, यहाँ पास बी नंबर देखते हैं, ईडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस को सेथिल हानि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सेथिल हानि। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं सेथिल हानि, इसके नीचे हम लिख देते हैं सेथिल हानि, ये सेथिल हानि बोलते हैं। और एडी करंट को क्या बोलते हैं, भंवर धारा, भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि बोलते हैं। अब भंवर धारा हानि क्यों बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पास क्या है, हमारा एक कोर है। अब इस कोर में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पास इस प्रकार से क्या है, हमारा एक कोर है। अब इस कोर में हमने क्या कर दिया, इस कोर में चारों तरफ हमने क्या कर दिया, यहाँ पास मान लेते हैं क्या है, हमारी इस कोर में बाइंडिंग है, इस प्रकार से बाइंडिंग है, इस प्रकार से बाइंडिंग हो गई। तो इसमें क्या होगी, धारा की क्या होगी, इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। तो इस बाइंडिंग के चारों ओर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो इसको हम देखेंगे, कॉइल की जो यहाँ पास कॉइल है जो, तो क्या है, एक प्रकार से इसकी जो धारा की प्रवाहित होगी तो यह सजा रही अंदर की ओर आएगी, फिर जाएगी। तो कुल मिला के हमको इस प्रकार से एक जाते हुए धारा इस प्रकार से जाते हुए हमको दिखेगी। तो इसको जैसे पानी में हम ऐसे पानी को हिला देते हैं तो एक भंवर जैसे घूमता रहता है, तो उसी प्रकार से हमको एक घूमते जैसे प्रतीत होता है, काल्पनिक कल्पना करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो करंट होती है तो इस प्रकार से घूमती रहती है, तो इसीलिए हम कल्पना करते हैं कि यह कैसी है, भंवर जैसे घूम रही है, भंवर जैसे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं, भंवर हानि बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। तो ये भंवर धारा, जो धारा है एक ऐसी, एक भंवर जैसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे कल्पना करते हैं किसी बाइंडिंग में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं भंवर धारा बोलते हैं।
अब जो भंवर धारा होती है, एडी करंट लॉस होती है, तो इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। यहाँ पास E बराबर के हो जाएगा बी मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम पावर 2, फिर हो जाएगा यहाँ पास एफ और हो जाएगा यहाँ पास भी होगा एफ भी होगा टी होगा एफ टी वाट। तो इतनी वाट इसमें क्या होती है? धारा की हानि होती है। इतनी वाट धारा की हानि होती है। हमने थोड़ा फार्मूला में क्या कर दिया? मिस्टेक कर दिया। फार्मूला में हमने कहाँ पास मिस्टेक किया? मिस्टेक यहाँ पास कर दिया, सॉरी। यहाँ पास स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर और भी नहीं होगा, स्क्वायर और भी यहाँ पास होगा, स्क्वायर और भी वहाँ पास होगा। ये थोड़ा फार्मूला में हमको मिस्टेक हो गया, फार्मूला में हमको क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। अब सही है, अब इसमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब भंवर धारा हानि को हम कम करने के लिए क्या करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पास हमने पटलित कोर लिया था, पटलित कोर लिया था यहाँ पास, तो इसके ऊपर हमने बीच में क्या कर दिया था? इसके ऊपर हमने इस पूरे मटेरियल में हमने पटलित, यदि हम हिस्टेरेसिस की बात करें तो पूरे मटेरियल में हमने सिलिकॉन की मात्रा को मिला दिया। तो इससे क्या होगी? हमारी ये हलासिस कम हो गई। कौन सी हलासिस? शैथिल हलासिस। अब इसके पूरे मटेरियल में सिलिकॉन मिला दिया था। अब इसको जब हम एक दूसरा और लेते हैं इसी प्रकार से पटलित कोर, एक पट्टी लेते हैं, अब उसको जब हम यहाँ पास करते हैं, चिपकाते हैं, तो उस चिपकाने के बीच में क्या रख देंगे? हम पतला सा लेमिनेशन रख देंगे, पतला सा लेमिनेशन रख देंगे। और इसको हम क्या करते हैं? दूसरी चीज़, बहुत सारे टुकड़े में पट्टी पट्टी में लेमिनेट करके हम क्या करते हैं? चिपकाते हैं। तो यह जो चिपकाने की क्रिया है, तो ये सब चीज़ किस लिए करते हैं? तो ये एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। हम चाहते तो एक छोटा सा आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे, उसमें जब खोले होंगे तो बहुत सारी पटलित कोर होंगी, पटलित छोटी छोटी पट्टियाँ होंगी। तो वो पट्टी क्यों लगाते हैं? उसके जगह तो हम पूरा एक लोहा भी रख सकते थे, तो लोहा हम नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें एडी करंट लॉसेस इतना हो जाएगा कि हमारी एफिशिएंसी फिर उसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, दक्षता उसकी लो हो जाएगी। तो उसको हम क्या करते हैं? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कहें तो एडी करंट लॉस वगैरह को कम करने के लिए हम पटलित कोर करते हैं। पहले छोटे छोटे पटलित काटते हैं और फिर उसको लेमिनेटेड कोर से हम क्या करते हैं? लेमिनेटेड मतलब यहाँ इंसुलेटेड से हम क्या करते हैं? इंसुलेट कर देते हैं। तो उससे हमारी भंवर धारा हानि कम हो जाती है। तो भंवर धारा हानि कम होगी तो फिर हमारा लॉसेस क्या होगा? कम होगा। लॉसेस कम होगा तो एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी, दक्षता अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। तो हम सीधा सा बोलें तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पास पटलित कोर, लेमिनेटेड कोर का हम क्या करते हैं? यहाँ पास निर्माण करते हैं, और इससे हमारी भंवर धारा हानि कम हो जाती है। तो यहाँ पास हम किसका कर दिए हैं? लेमिनेटेड कोर का। यहाँ पास हमने क्या किया था? ऊपर में क्या किया था? सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया था। किसके लिए? हिस्टेरेसिस के लिए। लेकिन भंवर धारा हानि को क्या करते हैं? लेमिनेटेड मतलब पटलित, लेमिनेटेड कोर कहें तो पटलित क्रोड हम बना देते हैं, जिससे हमारी क्या होती है? एडी करंट लॉसेस कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पास हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पास हम देखने वाले हैं कि जो आर्मेचर में होता है, तो आर्मेचर में हमारे
आर्मेचर में भी हमारे क्या लगे हैं, पटलित कोर लगे हैं, सिलिकॉन भी लगे हैं। तो उसमें भी हमारा क्या होगा, आर्मेचर के जो लोहा में है तो उसमें भी, आर्मेचर की हम कंडक्टर की बात किए थे, जो आर्मेचर लॉसेस पढ़ाए थे तो उसमें जो कॉपर लगाए थे उसकी मात्रा हम बात किए थे। वहाँ उस आर्मेचर में जो लोहा लगा है उसकी बात नहीं किए थे। तो उसकी बात अब करें तो उस लोहे में भी क्या होगी, यहाँ पास एडी करंट होगी और हिस्टेरेसिस होगी, भंवर धारा होगी और सेथिल होगी। उस आर्मेचर के लोहे में भी जहाँ जहाँ लोहा लगा है वहाँ, चाहे फील्ड में हो और चाहे आर्मेचर में हो, तो वहाँ भी क्या होगी, हमारी हिस्टेरेसिस होगी और सेथिल होगी, सेथिल होगी और भंवर धारा हानि होगी। तो आर्मेचर में जो हमारी भंवर धारा लगी है, भंवर धारा हानि हो रही है और हिस्टेरेसिस लॉसेस हो रहा है, तो आर्मेचर में यहाँ पास जो हमारी दोनों लॉसेस होंगी आर्मेचर में। अब हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पास आर्मेचर हो गया, यहाँ ये आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर हो गया और यहीं आर्मेचर हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, हमारा पोल हो गया, इस प्रकार से पोल हो गया। तो पोल में हमने क्या देखा था यहाँ पास कि यहाँ जब हम शुरू में पढ़ाए थे वीडियो में कि पोल जो हम बनाते हैं तो यहाँ पास कास्ट स्टील का बनाते हैं, पहले कास्ट आयरन का बताए थे लेकिन कास्ट स्टील का फिर बनाए थे। वह क्यों बनाए थे उसके लिए मैं बताया था कि जो उसकी परमेबिलिटी होती है तो दुगना होती है अपेक्षाकृत कास्ट आयरन के, तो किसकी, कास्ट स्टील की, इसलिए हम किसका बनाए थे, कास्ट स्टील का पोल बनाए थे। तो यहाँ पास जो आर्मेचर में कंडक्टर में उत्पन्न हुई थी एमएफ, तो वो ऐसी प्रकार से थी, तो यहाँ पास इस पोल को प्रभावित करती थी। तो हमने इस पोल मात्र को, पोल शू को क्या किए थे, लेमिनेटेड किए थे। और यहाँ पास जो पोल क्रोड है इसको लेमिनेशन किसी प्रकार से नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पास कोई लॉस ऐसा नहीं होगा जो एसी करंट यहाँ पास प्रभावित करे, इसको लॉसेस करे, तो नहीं, यहाँ पास लॉसेस होता था, इसलिए यहाँ पास हमने लेमिनेटेड कोर बनाया था और उसमें क्या किया था, पटलित कोर किया था। तो यहाँ पास जो आर्मेचर में होती है, तो यहाँ पास जो नोट करके आपको लिखना है, तो आर्मेचर में हिस्टेरेसिस और सेथिल दोनों, सेथिल और भंवर धारा हानि दोनों होती है किसमें, आर्मेचर के कोर में। लेकिन जो पोल शू के कोर में है, तो पोल शू के कोर में हमारा क्या होगा, पोल शू के कोर में मात्र एडी करंट लॉसेस होगा, ना कि हिस्टेरेसिस होगा, एडी करंट लॉस होगा। यहाँ पास जो पोल शू है, पोल शू में एडी करंट लॉस मात्र होगा, हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा। और आर्मेचर में हिस्टेरेसिस और एडी करंट दोनों लॉस होगा, कारण वह बता दिया। तो यहाँ पास हम आर्मेचर की बात करें, इसको आपको नोट करके लिखना है। तो आर्मेचर में कौन कौन सी हानि होगी, आर्मेचर में हमारी हिस्टेरेसिस लॉस, और कौन सी होगी, यहाँ पास एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस होगी। और यहाँ पास पोल शू की बात करें, किसकी, पोल शू की बात करें, पोल शू में क्या होगा हमारा, पोल शू में ओनली और ओनली एडी करंट लॉस होगा, पोल शू में हमारा एडी करंट लॉस होगा। तो यह चीज़ आपको नोट करके लिखना है, इतनी चीज़ें। फिर आगे हमारी दूसरी लॉस हो गई और तीसरी लॉसेस हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हानियाँ होती हैं वो हमारी हानि समाप्त हो जाएगी। तो तीन प्रकार से हानि हम पढ़ेंगे, एक आर्मेचर और दूसरी है मैग्नेटिक, आयरन लॉ क्षति या फिर कोर लॉस। इसकी चीज़ बारे में इतना हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो यांत्रिक हानि है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर हम इसको इरेज करते हैं। यांत्रिक हानि जो है, तो यांत्रिक हानि, मैकेनिकल हानि, उस मैकेनिकल हानि को हम पढ़ेंगे, वो कितने प्रतिशत होती है और किन किन कारणों से होती है मैकेनिकल लॉसेस। तो इसको हम इरेज करते हैं। मैकेनिकल लॉसेस, आप सोचें कि मैकेनिकल लॉसेस, यांत्रिक हानियाँ किस कारण से हो सकती है। यांत्रिक मतलब जो हम अपने हाथों से करेंगे या फिर उसको हम बाहर से कोई कार्य करेंगे, वो यांत्रिक हो जाएगी। तो यहाँ पास जो हम तीसरी हानि देखेंगे, तीसरी हानि, तो तीसरी हानि होगी हमारी
यांत्रिक हानि, बोले तो मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक हानि क्या है, मैकेनिकल लॉस क्या है। तो हम जनरेटर को क्या किए थे, प्राइम मूवर से घुमाए थे। यहाँ पास हो गया था मेरा जनरेटर को हमने क्या किया था, प्राइम मूवर से घुमाया था। यहाँ पास कपलिंग किए थे और इस कपलिंग को यहाँ पास करके हमने क्या किया था, कपलिंग करके हम यहाँ पास प्राइम मूवर से घुमाए थे। प्राइम मूवर मतलब पीएम से हमने घुमाया था। तो इस प्राइम मूवर में हमने इसको जनरेटर को क्या किया, घुमा दिया। अब यहाँ पास क्या लगी थी, बियरिंग लगी थी और यहाँ पास भी क्या लगी थी, बियरिंग लगी थी। तो इस बियरिंग के कारण इसमें क्या होगी, हानि होगी। चूँकि बियरिंग है तो उसमें घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगी, हानि होगी। तो इस हानि को भी हम यहाँ जोड़ते हैं। अब यहाँ पास क्या है हमारा, यहाँ पास पोल है और ये पूरा किसका भाग है, ये आर्मेचर का भाग है। ये क्या है, आर्मेचर का भाग है जो शाफ्ट से हमारा क्या है, फिट है, जुड़ा हुआ है। इसके बीच में हमने कुछ गैप भी छोड़ा था, चूँकि बोला था कि इन दोनों पोल और आर्मेचर के बीच में कुछ गैप होता है। कितने mm होता है मैं पहले बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। तो यहाँ पास गैप होगा तो उसके बीच में एयर होगी, हवा होगी। तो उस हवा के कारण भी इसमें क्या होगा, लॉसेस होगा। लॉसेस कैसे होगा, हवा है, कोई आपको मान लीजिए बहुत तेज़ से आंधी आ रही है, यदि आप ट्रेन से या बस से कहीं से जाते हैं तो कोई चीज़ को हाथ को ऐसे करते हैं तो हवा में हाथ नहीं होता, या फिर आप हवा की ओर दौड़ते हैं कहीं तो आप हवा की ओर धीरे दौड़ पाते हैं और हवा के विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, मतलब जिधर हवा बह रही उधरी साइड आप दौड़ेंगे तो आप ज़्यादा दौड़ पाएंगे। तो यहाँ पास हवा है तो उसको हवा क्या करती है, आर्मेचर को घूमने से रोकती है, मतलब बाधा उत्पन्न करती है। तो वह एक प्रकार से क्या करती है, लॉस उसका करती है। तो यह एनर्जी इसकी ज़्यादा लगती है। जब हवा को काटेगी तो यह एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो हवा को भी यह क्या करती है, लॉस करती है। हवा भी इसका आर्मेचर का लॉस करता है। तो यहाँ पास बेरिंग के कारण हो गई और वायु के कारण हो गई। और यहाँ पास जो कम्यूटेटर और ब्रश है, इन दोनों के संपर्क में जो एक दबाव होगा, स्प्रिंग का दबाव होगा। स्प्रिंग का दबाव कितना होता है वो भी बता चुका हूँ। तो उसके बीच में जो दबाव होगा तो दबाव के कारण उसमें रोकेगी, बाधा उत्पन्न करेगी। तो उन दबाव के कारण भी यहाँ पास क्या होगा, लॉसेस होगा। तो इन सभी लॉसेस को हम क्या करते हैं, इन सभी लॉसेस को होना ही है। ये वायु रहेगी ही, बेरिंग रहेगा ही, कम्यूटेटर ब्रश रहेगा ही, ये वेरिएबल नहीं हो सकता, ये एक फिक्स है, रहेगा ही। तो इसको हम स्थिर हानि मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम स्थिर हानि मान लेते हैं। स्थिर हानि इसी प्रकार से हम मैग्नेटिक कोर और वहाँ पास जो लौह हानि पढ़े थे वो भी स्थिर हानि थी। यहाँ पास भी क्या है, स्थिर हानि है, ये रहेगा ही। तो यह हानि कैसी होती है, यह हानि स्थिर हानि होती है। कैसी होती है, यह हानि स्थिर हानि होती है। स्थिर हानि, यह हानि कांस्टेंट हानि होती है। किसके कारण होता है, यह बियरिंग के घर्षण, फ्रिक्शन के कारण होता है। और किसके कारण होता है, कम्यूटेटर के ब्रश के संपर्क के कारण और वायु के कारण इन कारणों से इसमें हानि होती है। तो ये हो जाती है हमारी यांत्रिक हानि और या तो मैकेनिकल हानि। एक चीज़ है कि ये जो हानि होती है, मोटर ये धीरे घूम रही है, जनरेटर ये धीरे घुमा रहे हैं, तो कम हानि होगी। जनरेटर यदि ज़्यादा स्पीड से घुमा रहे हैं तो वह दुगनी हानि होगी। तो यह कह सकते हैं कि स्पीड होती है, तो स्पीड की क्या होती है, यह हानि जो होती है तो स्पीड की क्या होती है, स्क्वायर होती है, वर्ग होती है। तो कह सकते हैं दुगना होगा, यह दुगना होगा। तो स्पीड की जो यह हानि होती है तो स्पीड की क्या होती है, वर्ग होती है, वर्ग की
अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो। यहाँ पास क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यह जो हानि होती है यांत्रिक हानि की क्या होती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यांत्रिक हानि में हमको इतनी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक शब्द और हमको सुनने को मिलता है, स्ट्रे हानि। यह स्ट्रे हानि क्या होती है? तो स्ट्रे हानि उन हानि को कहते हैं कि जो अभी तक हमने 2-3 हानि देखा जो स्थिर हानि है। क्या? जो स्थिर हानि है उसको हमने एक शब्द में बोलना चाहें, हम ऐसा ना बोलें कि जो यहाँ पास हमारी यांत्रिक हानि है ये भी स्थिर हानि है, लौह हानि है ये भी स्थिर हानि है। तो इन 2-3 शब्दों में हम घुमा फिरा के लौह हानि, मैकेनिकल हानि, यांत्रिक हानि ऐसे ना बोल के हम एक शब्द में बोलना चाहें स्ट्रे हानि, मात्र स्ट्रे हानि इतना बोल दें, तो यह दोनों हानि को हम परिभाषित कर दिए वहाँ पास। तो स्ट्रे हानि का मतलब ये होता है कि दोनों हानियों को मिला के जो अस्थायी रूप से जो हानि है, इन दोनों हानियों को यदि हम एक शब्द में बोलना चाहें तो वो स्ट्रे हानि बोलेंगे। तो स्ट्रे हानि क्या है? स्ट्रे हानि, स्ट्रे लॉस। तो स्ट्रे लॉस क्या है? जो हमारी यहाँ पास मैग्नेटिक लॉस थी, क्या थी? मैग्नेटिक लॉस प्लस यहाँ पास एक और कौन सी स्थिर हानि है? एक हमारी यांत्रिक स्थिर हानि है, मैकेनिकल। लॉस। तो यह दोनों हानि कैसी है? स्थिर हानि है। कैसी हानि है? स्थिर हानि है। तो इन दोनों हानि को हम शार्ट में बोलना चाहें कि स्थिर हानि को आप बताओ, तो आप सीधे स्ट्रे हानि भी बोल देंगे, तो वही चीज़ है। दोनों को हम अलग अलग ना बोलें, एक साथ बोल दें तो स्ट्रे हानि बोल दें, वही चीज़ है। तो ये होता है स्ट्रे हानि। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रे हानि तो है, स्थिर हानि तो है, लेकिन यहाँ पास हमने मैग्नेटिक और मैकेनिकल इन दोनों हानियों को ही लिया है। तो इसमें से हमारे दिमाग में आता है कि एक और स्थिर हानि है जो उसको हमने छोड़ दिया। तो वो कौन सी स्थिर हानि है? तो वो संट स्थिर हानि है। संट जो हानि है, संट जो बाइंडिंग में, कॉपर बाइंडिंग में जो संट हानि पढ़े हमने, वो भी स्थिर हानि थे। तो उसको तो यहाँ पास हमने जिक्र ही नहीं किया। तो उसको भी जिक्र करने के लिए हम यहाँ पास कुल स्थिर हानि शब्द का यूज करेंगे, कॉपर नहीं, कुल स्थिर हानि ये शब्द का यूज करेंगे। टोटल कांस्टेंट लॉस। तो यहाँ पास टोटल कांस्टेंट लॉस जो होगा तो क्या होगा, हम स्ट्रे हानि को ले लेते हैं और वहाँ पास संट हानि को। तो अब पूरी हमारी जो स्थिर हानि थी, तो पूरी हानि को हम परिभाषित कर पाएँ। स्ट्रे हानि को ले लेंगे तो इन दोनों हानि को बोल देंगे जो स्थिर हानि है, और हम संट हानि को ले लेंगे, वो भी स्थिर हानि थी, तो उसको भी जोड़ देंगे। तो स्ट्रे हानि प्लस संट हानि, इन दोनों हानि को यदि हम 60 में बोलना चाहें, या टोटल स्थिर हानि को हम 60 में बोलना चाहें, तो टोटल स्थिर हानि बोल देंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा स्ट्रे हानि प्लस संट फील्ड लॉस। संट फील्ड लॉस को और स्ट्रे हानि को हम 60 में बोलना चाहें कि कुल आप टोटल आप कांस्टेंट हानि को बताइए, तो आप इतनी चीज़ को बता देंगे, तो वहाँ पास हो जाएगी टोटल कांस्टेंट लॉस हो जाएगी। अब यहाँ पास कुल हमने क्या देख लिया? स्थिर हानि। अब हम परिवर्ती हानि भी देख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्ती हानि होती है। तो परिवर्ती हानि सिंपल है, एक आर्मेचर था परिवर्ती हानि, और आर्मेचर के श्रेणी में जो जुड़ा था श्रेणी बाइंडिंग, श्रेणी हानि, तो वही आपकी हो जाएगी परिवर्ती हानि। तो यहाँ पास हम जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पास लिख लेते हैं यही चीज़। इसके नीचे जो लिखना चाहिए था तो हम कहाँ लिख लेते हैं, आप ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास हम क्या लिखते हैं, कुल परिवर्ती लॉस।
कुल परिवर्ती लॉस क्या क्या होगा हमारा? कुल परिवर्ती लॉस होगा एक आर्मेचर लॉस और एक सीरीज लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर लॉस प्लस सीरीज फील्ड लॉस। आर्मेचर लॉस और सीरीज फील्ड लॉस, ये लॉस कैसे होंगे हमारे? ये परिवर्ती हानि होगी। ये कैसी होगी? परिवर्ती हानि। तो टोटल परिवर्ती हानि है, टोटल परिवर्ती लॉस है। तो इस प्रकार से हमने पूरी चीज़ यहाँ पास जो लॉस होते हैं, हानियाँ होती हैं, तो पूरा हानियों को हमने देख लिया यहाँ पास। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके पीडीएफ नोट करने के लिए आपको मिल जाएगी लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में। वहाँ पास पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको छपी छपाई पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ समझना है आपको और वहाँ से नोट कर लेना है। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। हानियाँ हमारी इतनी हो गई और हानियाँ क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब जो हम नया टॉपिक यहाँ पास पढ़ लेते हैं, तो डीसी जनरेटर की उच्चतम दक्षता की स्थिति, मतलब इसकी इफ़िशियंसी हाई, उच्चतम, मैक्सिमम कब होगी, कौन सी कंडीशन में होगी। आखिर तो इसको हमने डिज़ाइन किया है, तो इसको ऐसे कुछ हम डिज़ाइन किए होंगे कि इसकी एक उच्चतम दक्षता की स्थिति कब आती है। वो तो डिज़ाइन करने वाले कर गए, लेकिन हमको तो जानना है ना कि वो स्थिति कब आती होगी। तो उसको हम देखते हैं कि कब आती है आखिर। तो यहाँ पास जो टॉपिक रहेगा, डीसी जनरेटर के उच्चतम दक्षता की स्थिति। तो यह स्थिति कब आती है? तो यह स्थिति आती है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों क्या हो? इक्वल हो, दोनों बराबर हो। तब यह स्थिति क्या होती है? एफिशिएंसी की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है तो मैक्सिमम होती है डीसी जनरेटर की। कब? जब आयरन लॉस, कब? जब आयरन लॉस जब आयरन लॉस किसके बराबर हो जाएगा? ताम्र लॉस, ताम्र लॉस के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब आयरन लोह लॉस, लोह हानि किसके बराबर हो जाएगी? ताम्र हानि के बराबर हो जाएगी। तब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? सॉरी, ये मैं थोड़ा गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, गलत बोल गया, सॉरी। परिवर्ती हानि जब स्थिर हानि के क्या हो? बराबर हो, तब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के क्या हो? बराबर हो। वेरिएबल लॉस का हो? कांस्टेंट लॉस के क्या हो? बराबर हो। तब इसकी एफिशिएंसी जो होगी तो क्या होगी? हाई होगी। एफिशिएंसी क्या होगी? उच्चतम होगी। दक्षता इसकी क्या होगी? उच्चतम होगी। तो यहाँ पास परिवर्ती हानि क्या है? आई स्क्वायर आर हमने देखा था, आर्मेचर में हुआ था, तो वो परिवर्ती हानि थी। तो क्या है? परिवर्ती हानि आई स्क्वायर आर, और आर जो है तो यहाँ पास आर हो गया। आर हमने देखा था कहाँ? आर्मेचर में भी आई स्क्वायर आर। आर यहाँ पास हम जो लेंगे तो आर्मेचर का आर लेंगे और यहाँ पास किसका लेंगे? सीरीज का आर लेंगे। इन दोनों का आर हम ले लेंगे, क्योंकि आर मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हम आर्मेचर का भी लेंगे, उसके श्रेणी में लगा था जो सीरीज, तो उसका भी लेंगे। तो आई स्क्वायर आर इसको हम पीसी से दर्शाएंगे। किससे? पीसी से दर्शाएंगे। अब यहाँ पास हम देखते हैं एक फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा। तो यहाँ पास हम आई ए निकाल लेते हैं। स्क्वायर है तो एक आई को हमने, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हमको मिलता है? स्क्वायर हटाने पर क्या मिलता है हमको?
स्क्वायर हटाने पर हमको रूट मिलता है, तो यहाँ पास हम इस प्रकार से क्या लगा देंगे, स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे। तो यह जो हमको फार्मूला है, तो ये फार्मूला हमको यह दर्शा रहा है कि आर्मेचर में जब करंट का मान इसके क्या हो जाएगा, इस मान को, जब करंट का मान इस मान को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इस करंट का जब इस मान को फॉलो करेगा तो वह दक्षता जो होगी तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इस मान को जब करंट का मान क्या करेगा, फॉलो करेगा, इतना हो जाएगा। तो डीसी आर्मेचर के करंट के इस मान पर डीसी जनित्र के दक्षता क्या होगी, अधिकतम होगी। आर्मेचर के करंट के इस मान पर डीसी जनित्र की जो दक्षता होगी तो वो क्या होगी, उच्चतम होगी। तो यहाँ पास एक फार्मूला हमारा क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आर्मेचर करंट के इस मान पर डीसी जनित्र की दक्षता उच्चतम होगी। आर्मेचर करंट के इस मान पर डीसी जनित्र की दक्षता उच्चतम होगी। कब, जब IA आर्मेचर का जो करंट है तो हमारा PC अंडर रूट RA प्लस RSE मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस और सीरीज का रेजिस्टेंस, और ऊपर में क्या PC मतलब कांस्टेंट स्थिर हानि, इस रूल को जब फॉलो करेगी तो उसका क्या होगा, एफिशिएंसी जो होगी तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। डीसी जनित्र की जो दक्षता होगी तो उच्चतम होगी। अब इस डीसी जनित्र को हम ऐसे डिजाइन ही करते हैं कि इसका जब लोड 100% होगा, मतलब 100% लोड हो जाएगा, तो इसकी दक्षता ही क्या होगी वहाँ पास, इसकी दक्षता क्या होगी वहाँ पास, मैक्सिमम होगी। तो डीसी जनित्र को हम क्या करते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं। डीसी जनित्र को ऐसे डिजाइन करते हैं कि जब इसकी लोड भार क्या हो, भार 100% हो, तो इसकी दक्षता कितनी होगी, हाई होगी। हाई मतलब उच्च होगी। तो इसमें जब 100% हम भार डाल देंगे तो इसकी दक्षता उच्च हो जाएगी ऑलरेडी। ऐसा हम इसको डिजाइन ही करते हैं, इसका मतलब यह है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और है, हम इसको देख लें कि इसमें शक्ति का प्रवाह कैसे होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर लास्ट टॉपिक हम एक देख लेते हैं, इसके बाद हम इतना ही पढ़ते हैं। तो एक चीज़ और है कि शक्ति का प्रवाह इसमें कैसे होता है, धारा का प्रवाह, शक्ति इसमें पावर का फ्लो कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर पूरा PDF में आपको मिल ही जाएगा। ओके, इसमें अब हम पावर का फ्लो देख लेते हैं। डीसी जनित्र में पावर फ्लो, डीसी जनरेटर में पावर फ्लो, शक्ति प्रवाह। पावर फ्लो मतलब शक्ति प्रवाह। तो इसमें शक्ति का प्रवाह कैसे होता है, डीसी जनित्र में शक्ति का प्रवाह कैसे होता है। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, पहले उसको इनपुट में हम देते हैं, क्या इनपुट में देते हैं उसको पावर। इसके बाद थोड़ा लॉस होगा, फिर हमको क्या मिलेगी, आर्मेचर में पावर मिलेगी। लॉस होगा, इसके बाद हमको फाइनली पावर यहाँ पास मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ शक्ति का प्रवाह होता है। तो आर्मेचर के
इसमें हम क्या देंगे, इनपुट में यांत्रिक शक्ति देंगे, यांत्रिक शक्ति देंगे। तो आर्मेचर के इसमें इनपुट में दी गई मैकेनिकल पावर, इसमें हम क्या देंगे, इनपुट में मैकेनिकल पावर देंगे, मतलब यांत्रिक शक्ति देंगे, यांत्रिक शक्ति देंगे। मैकेनिकल जनरेटर को हम यांत्रिक शक्ति देते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा, कुछ लॉस होगा, लॉस होगा। यहाँ पास कौन सा लॉस होगा, आयरन लॉस जोड़ लेते हैं, या तो फिर आपका घर्षण लॉस। तो यहाँ पास आयरन लॉस और क्या होगा, तथा घर्षण हानि। इसके बाद क्या होगी, शक्ति प्रवाह होगी। फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पास इसके आर्मेचर में उत्पन्न हो जाएगी क्या, ईएमएफ। तो आर्मेचर में इसके क्या होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी आर्मेचर में जो उत्पन्न होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पास आर्मेचर में क्या उत्पन्न होती है, आर्मेचर में हम यहाँ पास नीचे जगह नहीं है तो बीच में लिख देता हूँ। तो यहाँ पास जो आर्मेचर में उत्पन्न होगी Eg होगी पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, P बराबर VI होता है। तो V नहीं, वोल्टेज नहीं, यहाँ पर उत्पन्न EMF लिखेंगे। VI कहाँ हो रही, आर्मेचर में हो रही। तो ये हो गई VI, आर्मेचर में उत्पन्न VI। अब यहाँ पास इसके बाद हो गई हमारी कुछ लॉस होगी। कौन सी लॉस होगी, आर्मेचर में EMF उत्पन्न हो गई तो आर्मेचर कॉपर लॉस होगी। तो यहाँ पास ताम्र हानि होगी। कौन सी हानि होगी, ताम्र हानि होगी। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, फाइनली हमको टर्मिनल पर हमको वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज मिलेगा जो आउटपुट में होगा। टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज कहाँ मिलेगा, आउटपुट में। ये आउटपुट में है तो आउटपुट में टर्मिनल पर प्राप्त हमको वोल्टेज मिल जाएगा। तो वोल्टेज क्या मिलेगा, वोल्टेज हमको यहाँ पास जो मिलता है इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल हम पावर बोल देंगे। टर्मिनल पर प्राप्त आउटपुट में इलेक्ट्रिकल, यहाँ पास वोल्टेज नहीं, टर्मिनल पर प्राप्त आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पास लिखते हैं हम। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रिकल पावर VIL। ये पावर कहाँ जाएगी, सीधी अब लोड को जाएगी। लेकिन मिली कहाँ से हमको, ये पावर मिली हमको आर्मेचर से। तो इसको हम VA भी यहाँ पास लिख देंगे, VA। लेकिन जाएगी कहाँ, लोड में जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी एक मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है और एक इसकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होती है। तो इसमें हम पहले देखते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसमें जो हम देखते हैं तो मैकेनिकल एफिशिएंसी को नीटा से इस प्रकार दर्शाते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट होती है। तो मैकेनिकल मैंने यहाँ दिया, इसका इनपुट है और इसका आउटपुट यहाँ पास है। तो आउटपुट बटे इनपुट लेंगे। तो आउटपुट क्या है यहाँ पास, EGIA है। क्या है आउटपुट, EGIA है। इनपुट क्या है, यांत्रिक शक्ति है। इनपुट में यांत्रिक शक्ति है, इनपुट यांत्रिक शक्ति है, इनपुट यांत्रिक शक्ति है। इतना हो गया। अब एक दूसरा होता है जो, तो आपका होता है इलेक्ट्रिकल पावर। ये मैकेनिकल पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर। तो फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, पावर वही इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का होगी, आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट हमारा ये है, इनपुट हमारा ये है इसका। तो यहाँ पास होगा VIA, यहाँ पास EGIA। अब इसको हम टोटल पावर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टोटल पावर, टोटल पावर क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो एक हो जाएगा हमारा मैकेनिकल
गुणे इलेक्ट्रिकल। इसका जब हम मान रखेंगे, इसका जब हम क्या करते हैं मान रखते हैं, तो आपस में EG IA कट जाएगा, EG IA कट जाएगा, तो हमको मिलेगा फिर क्या, तो हमको जो मिलेगा इसको, तो हमको मिलेगा VIA बटे इनपुट यांत्रिक पावर। क्या मिलेगा, इनपुट यांत्रिक शक्ति। तो इनपुट यांत्रिक शक्ति हमको मिलती है। तो यहाँ पास जो ये कुल इसकी टोटल दक्षता होती है, तो वो कितनी होती है, आपको सिर्फ यह चीज़ याद रखना है, 95% होती है। कितनी होती है, 95% होती है। तो आप बोलेंगे कि जब 95% क्यों हुई, इसको तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो भाई लॉस हो गया ना, कुछ तो लॉस हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पास 1000 वाटेज हमारा हमने पावर दिया है, कितना दिया, 1000 वाटेज। अब 10 वाटेज हमारी क्या हो गई, यहाँ पास लॉस हो गई। ओके, कितना बचा, 990 वाट बचा 10 वाटेज लॉस हो गई। तो अब यहाँ पास 990 वाट में यहाँ पास हमको मिली। अब इसको हमको जानी चाहिए सीधे आउटपुट पावर में, लेकिन नहीं, ताम्र हानि भी कुछ हुई। तो हम मान लेते हैं 40% हुई। कितनी हुई, 40% हुई। तो 40% हुई। तो यहाँ पास अब हमको कितने मिलेगी, 950 मिलेगी, 950 मिलेगी। तो 950 ये जो मिल रही, तो हमको क्या मिल रही, सीधे सीधे आउटपुट में टर्मिनल वोल्टेज के रूप में मिल रही, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही। तो 950, तो सीधा सा यहाँ पास जो ताम्र हानि है और आयरन घर्षण हानि है, ये सब हानियाँ कट पीट के हमारी उतना मिल गई, 950 वाटेज मिल गई। एक चीज़ आपको शायद भूल गया हमको बताने के लिए, जो हमने बताया था, तो यांत्रिक हानि होती है 10 से 20% होती है। यांत्रिक हानि कितनी होती है, 10 से 20% होती है। इसको आप वहाँ पास जाके लिख लेंगे या फिर समझ लेंगे। जो यांत्रिक हानि हमने तीसरी हानि बताया था, तो वो कितनी होती है आपकी, 10 से 20% होती है। उसको शायद हम बताने के लिए भूल आ गए थे। तो आपकी यांत्रिक हानि इतनी होती है 10 से 20%, जो हमने आर्मेचर पढ़ा था और लौह पढ़ा था और एक यांत्रिक पढ़ा था। तो यांत्रिक में 10 से 20% उसकी होती है, हानि होती है। और यह टोटल इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है जनरेटर की, 95% होती है। इसको आपको याद रखना है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे मिलते हैं। गुड डे। आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और बड़ों से आशीर्वाद लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, सो थैंक्स।